अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया का जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से नुकसानदेह बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। याद रखिएगा, हर बैक्टीरिया जो है फ़ायदेमंद नहीं होती, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया जानलेवा भी हो सकती हैं, तो इसलिए उनका कंट्रोल जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो तरीके लिखे हुए हैं, द केमिकल एंड फिजिकल मेथड यूज टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया, कि केमिकली केमिकल्स की मदद से और फिजिकल यानी कि केमिकल्स के अलावा जो हमारे पास आमतौर पर दूसरे मेथड्स हैं उनसे किस तरह से जो है हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले केमिकल मेथड्स हैं, तो उनको हम लोग जिक्र करते हैं। बैक्टीरियल हार्मफुल एक्टिविटीज कैन बी कंट्रोल बाय सर्टेन केमिकल रिफर्स एज डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक एंड एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स। बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ को हम कुछ केमिकल्स से जो है ख़त्म कर सकते हैं और उन केमिकल्स को हम मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट्स हैं, एंटीसेप्टिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं या एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है मुख्तलिफ केमिकल्स का जिक्र, उनको हम आगे से पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पर तफसील से उनका जिक्र भी है। लेकिन सबसे पहले इन्होंने जिस मेथड का जिक्र किया हुआ है दैट इज़ स्टीरिलाइजेशन। दरअसल स्टेरिलाइजेशन जो होता है ये एक फिजिकल मेथड होता है, यहाँ इन्होंने इसको केमिकल मेथड के अंदर जो है दाखिल कर दिया है। स्टेरिलाइजेशन इस तरह से होता है जैसे कि हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि अगर पानी को गर्म किया जाएगा तो हीट जो है उसके अंदर मौजूद तमाम बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगी। दरअसल यहाँ पर हीट का यूज़ हो रहा है, दैट इज़ अ फिजिकल मेथड टू किल द बैक्टीरिया। तो स्टेरिलाइजेशन जो है ये दरअसल फिजिकल मेथड में आती है, ना कि ये जो है केमिकल मेथड में आती है। तो यहाँ पर जो है स्टेरिलाइजेशन के अंदर तमाम जो जानदार हैं वो मारे जाते हैं, तमाम जो है हीट की वजह से किल हो जाते हैं। तो हम दूसरे जो कि मौजूद है प्रोसेस डिसइंफेक्शन, उसको जिक्र करते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट नेसेसरी एंडोस्पोज फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर सरफेसेस, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको एलिमिनेट किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, उनको निकाला जाए, बट नॉट नेसेसरी एंडोस्पोज। एंडोस्पोज जो है वो नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि एंडोस्पोज अपने आप को तैयार रखते हैं इसी मामलात के लिए। फिर हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ये जो जानदार है ये कहाँ से ख़त्म होंगी, ये जो है नॉन लिविंग चीज़ों से ख़त्म होंगी। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर सर्जरी हो रही होती है तो सर्जरी के अंदर हम कोई जो है औजार वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी जो है जानदार के अंदर यूज़ किया जाएगा। तो बेहतर यही है कि उस औजार को, उस इंस्ट्रूमेंट को जो है पहले जो है साफ़ किया जाए। तो इस तरह से जो है डिसइंफेक्शन का जो है तरीक़ेकार यूज़ होता है। An ideal disinfection or antiseptic kills microorganisms in the shortest possible time without damaging the material treated. तो जो आइडियल यानी कि एक बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत ही कम टाइम में जो है वो किल कर देता है। तो यहाँ पर कुछ केमिकल्स का जिक्र है विच आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। तो वो केमिकल्स कौन से हैं? सबसे पहले जिस केमिकल का नाम है वो है फिनॉइल। वन ऑफ द फर्स्ट केमिकल टू बी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन। तो सबसे पहले जिस केमिकल को यूज़ किया गया था डिसइंफेक्टेंट के तौर पर वो हमारे पास था फिनॉल। फर्स्ट यूज्ड बाय जोसेफ लिस्टर इन द 1860s। तो इसे सबसे पहले जोसेफ लिस्टर ने यूज़ किया था 1860 के करीब। इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर मोस्ट अदर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो ये बाकी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स में सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है फिनॉइल को। उसके अलावा हमारे पास कुछ और मटेरियल्स भी हैं जो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि हेलोजेंस। अमंग द हेलोजन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर क्लोरीन एंड आयोडीन। तो आयोडीन और क्लोरीन को भी जो है हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में फ़र्क ये होता है कि एंटीसेप्टिक को जो है हम लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर जो है ज़ख्मों के ऊपर भी हम लोग एंटीसेप्टिक को लगा सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट वो होता है जो नॉन लिविंग चीज़ों पर यूज़ होता है। तो ये एक अहम फ़र्क होता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के अंदर। जैसे कि हमारे पास डिटॉल है, उसको एंटीसेप्टिक कहा जाता है और आमतौर पर हम जो है ज़ख्मों के ऊपर उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब हम कुछ और चीज़ों का भी ज़िक्र करें। हैवी मेटल्स, अ नंबर ऑफ हैवी मेटल्स हैव एंटी माइक्रोबियल एबिलिटी। काफ़ी सारे जो हैवी मेटल्स हैं उनके पास एंटी माइक्रोबियल एबिलिटी है, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सिल्वर इज यूज एज सिल्वर नाइट्रेट इन द आइज ऑफ न्यू बॉर्न्स टू गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय नेसीरिया गोनेरिया। तो जो सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रेट, उसको जो है न्यू बॉर्न के आइज में यूज़ किया जाता है ताकि वो एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से जो है बचा सके। उसके अलावा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स डिक्रीज द सरफेस टेंशन बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सरफेसेस। तो जिस सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जुड़े हुए होते हैं तो सोप्स और डिटर्जेंट जो हैं वो उन्हें दूर कर देते हैं। तो देयर बाय हेल्प क्लीनेस द सरफेस। तो इसी वजह से जो है ये सरफेस को, यानी कि जहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे उसे क्लीन कर देते हैं। उसके अलावा अल्डिहाइड्स हैं। टू अल्डिहाइड्स फॉर्म अल्डिहाइड
and glutaraldehyde inactivate microbial proteins by cross-linking the functional groups in the proteins। तो जो दो अल्डिहाइड है जैसे फॉर्मल्डिहाइड है और ग्लूटाल्डिहाइड है, ये माइक्रोबियल जो प्रोटीन्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो प्रोटीन है उनको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये उनके फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है वो रिएक्शन करते हैं। तो अल्डिहाइड जो है वो भी डिसइंफेक्टेंट के तौर पर काम करते हैं। उसके अलावा जो है इथाइलिन ऑक्साइड है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो केमिकल है इथाइलिन ऑक्साइड, ये केमिकल जो है प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है। तो इस वजह से तमाम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे कि बैक्टीरिया के स्पोर्स जो होंगे वो भी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द अल्टरेशन ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो कि एक केमिकल है जो कि तेज़ाब है, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है जिसकी वजह से भी जो है माइक्रोबियल एंजाइम्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव्स जो हैं जो फूड को क्लीन रखते हैं, फूड को साफ़ रखते हैं। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स का अगर हम जिक्र करें तो लिखा हुआ है फूड कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स टू मेंटेन अ लो माइक्रोबियल पॉपुलेशन। काफ़ी सारे ऑर्गेनिक एसिडिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके हम माइक्रोबियल पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। और वो कौन से जो हैं सब्सटेंसेस हैं जैसे कि बेंजोइक एसिड है या सोर्बिक एसिड है। तो इन एसिड की मदद से जो है हम माइक्रोबियल जो कॉलोनाइजेशन है या माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको रोक सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास अचार बनाया जाता है वो जो है एक तो ऑयल में बनाया जाता है, दूसरा जो है वो एसिड के अंदर बनाया जाता है। तो एसिड की मदद से भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। अब हम जो है एंटीबायोटिक्स के बारे में जिक्र करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर कंपाउंड दैट आर मोस्टली derived फ्रॉम बायोसिंथेसिस ऑफ अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो दूसरे जानदार बनाते हैं और दूसरे जानदारों के बनाने के बाद जो है ये हासिल किए जाते हैं। तो यहाँ कुछ ऑर्गेनिजम्स का जिक्र है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड पेनिसिलियम आर टू ऑर्गेनिज्म विच वाज गिवन एज एंटीबायोटिक्स। तो ये दो ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेप्टोमाइसिस और दूसरा पेनिसिलियम। इन्होंने जो है हमें पहली एंटीबायोटिक्स दी थी। सबसे पहली जो हमें एंटीबायोटिक हासिल हुई थी वो पेनिसिलियम से हुई थी। याद रखिएगा कि पेनिसिलियम एक फंजाई है और उससे हासिल होने वाली जो एंटीबायोटिक है उसका नाम पेनिसिलिन है, जिसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया था। तो इस वजह से हमारे पास पहली बार जो है एक एंटीबायोटिक बनाई गई थी। एंटीबायोटिक एक्ट इन डिफरेंट वे टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक। तो एंटीबायोटिक जो है वो मुख्तलिफ तरह से काम करती हैं और वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करती हैं, तो यहाँ तरीक़ेकार लिखे हुए हैं जैसे कि एंटीबायोटिक दैट इनहेबिट सेल वॉल सिंथेसिस, यानी कि सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोक देती है, यानी वो ऐसे एंजाइम्स को रोक देती है जो सेल वॉल की सिंथेसिस करा रहे होते हैं। या फिर एंटीबायोटिक दैट इनहेबिट प्रोटीन सिंथेसिस, एंटीबायोटिक जो है प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होने देती। उसके अलावा लिखा हुआ है एंटीबायोटिक दैट इनहेबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन को या डीएनए की रेप्लिकेशन को भी एंटीबायोटिक जो है वो रोक देती हैं। एंटीबायोटिक दैट इंटरफेयर विद मेटाबॉलिक पाथवेज, तो जो जानदार के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होंगे, उनको भी जो है एंटीबायोटिक रोक देती हैं। यानी कि एंटीबायोटिक जो है वो मुख्तलिफ तरह से जानदारों के अगेंस्ट यूज़ हो रही हैं, इसीलिए इनको एंटीबायोटिक कहा जा रहा है। एंटी यानी कि अगेंस्ट और बायोटिक ये जो है बायो से लिया गया यानी कि लाइफ। तो दरअसल ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ यूज़ होने वाले सब्सटेंसेस का जो नाम है वो है एंटीबायोटिक। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना था। मज़ीद वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे जो कि हमारे पास होगा फिजिकल कंट्रोल, किस तरह से फिजिकली जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।